नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिले। मैंने कहा था आपसे, सीजफायर ड्रामा है, पीस डील नौटंकी है और जंग ही असली बिसात है। और मैंने आपको तारीख भी दी थी, अगर आपको याद हो, 9 जुलाई। और 9 जुलाई में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, चंद घंटों चंद मिनटों का फासला है और बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी। ईरान अमेरिका के बीच अंतिम परिणाम के लिए महासंग्राम छिड़ चुका है। ट्रंप ने कल रात भी बमबारी की और आज रात ऐतिहासिक बमबारी की धमकी दे दी है। इस बार जंग में नेटो की एंट्री भी हो रही है। नेटो सचिव मार्क रूटे ने कहा है, 5000 जहाज हमने ईरान के लिए भेज दिए। हमने अमेरिका को मदद दी है 5000 जहाजों से, जिन्होंने उड़ान भर ली है। उधर अमेरिका के सरप्राइज अटैक के जवाब में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने खाड़ी देशों को दहला दिया है। होर्मुज फिर से बंद है। दुनिया भर की इकोनॉमी में हाहाकार मच चुका है। और यह बात मैं आपसे लगातार कहता रहा हूं कि जो हुआ वो ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी और खबरों पर मुहर लग रही है। और अब तो नेटो देशों की एंट्री होती जा रही है। क्या मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए खाक हो जाएगा? या तो ईरान सुल्तान बनेगा या फिर तेहरान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो क्या ईरान का वजूद नहीं बचेगा या फिर ईरान ही खाड़ी का असली किंग होगा? आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा। मिडिल ईस्ट में कयामत की रात की शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको कहा था यह लड़ाई जरूर शुरू होगी, दोबारा शुरू होगी और पहले से ज्यादा प्रचंड होगी। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को मटियामेट कर दिया और ट्रंप ने ऐलान कर दिया, बातचीत नहीं, अंतिम परिणाम का वक्त आ चुका है। कोई डील नहीं होगी, कोई एमओयू मान्य नहीं होगा, अब सिर्फ बारूद की भाषा बोली जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? शुरुआत अमेरिका को सरप्राइज अटैक से हुई, जिसमें ईरान को जिसने हिला कर रख दिया। लेकिन ईरान ने भी पलटवार में देर नहीं की, जिसकी उम्मीद अमेरिका तक को नहीं थी। ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों ने खाड़ी देशों को दहला कर रख दिया, जिसके बाद इस हमले की आलोचना की जाने लगी। अमेरिकी ठिकानों पर बारूद की ऐसी बौछार हुई कि पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा उठा। जिसके बाद ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान कयामत की रात देखेगा। आप खुद सुनिए। The strait, which they have every right to be, and so we hit them very hard last night. Very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight, but we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. You know, it's like, for instance, we'll have a meeting and we'll talk about. लेकिन ठहर जाइए, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो रही है और उस किरदार का नाम है नेटो। कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं है। इस जंग में यूरोप की सीधे एंट्री हो रही है। नेटो के सचिव मार्क रूटे ने कहा है कि हमने 5000 जहाज विमान दिए हैं अमेरिका को इस जंग के लिए, जिन्होंने यूरोप से उड़ान भर ली है। नेटो की इस युद्ध में एंट्री ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या आखिर जंग का परिणाम क्या होगा? क्योंकि दुनिया को याद रखना चाहिए, ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। और बीते दिनों जब अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, तो खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच शोक में डूबा ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सहयोगी देशों पर ऐसा हमला किया कि डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए। उसके बाद वो ईरान को कैंसर तक बताने लगे। और ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के सफाई की धमकी दी है और कहा है तेहरान का भूगोल बदल देंगे। मिडिल ईस्ट के लिए सचमुच कयामत की रात आने वाली है, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी सैंक्शंस की मार है, क्योंकि सारे सैंक्शंस दोबारा डाल दिए गए हैं। ईरान के लिए दिए गए सारे रिलीफ को रिकॉल कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और दूसरी तरफ हर रात बमबार्डिंग की शुरुआत कर दी गई है। जवाब में ईरान के इंतकाम की मिसाइलें भी तैयार हैं। पिछले 24 घंटे का हाल आप जान लीजिए, फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ। ईरान ने 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, यह आरोप अमेरिका ने लगाया, जबकि कॉन्फर्मेशन ईरान की तरफ से नहीं आया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद 80 से ज्यादा टारगेट्स को निशाने पर लिया। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। ईरानी एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन साइट्स पर हमला किया। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर अटैक किया।
अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमले किए, खार्ग आइलैंड को कब्जा करने की बात कर रहा है। यूएस के अटैक के बाद ईरान ने अपने सिग्नल जामर चालू कर दिए हैं। ईरान ने कुवैत, बहरीन पर हमले किए। ईरान में सैन्य अभियान के समर्थन में अमेरिका के साथ साथ पूरा नेटो आ चुका है और 5000 विमानों से सपोर्ट की बात कही है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इसी शो के दरमियान कि ये जो हमला जहाजों पर हुआ है वो हमला अमेरिका की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इस डील में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और वो फिर से जंग चाहता था। तो क्या दोबारा जंग की शुरुआत मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए तबाह कर देगी या मिडिल ईस्ट का सूर्योदय होगा? और अमेरिका की रणनीति इस बार क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह रक्षा विशेषज्ञ, विंग कमांडर आलोक सहाय रक्षा विशेषज्ञ, इमरान खोखर ईरान मामलों की जानकार। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। आलोक सहाय सर, सबसे पहला सवाल आपसे, चूंकि इसलिए क्योंकि कल हम लोग इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे कि 9 जुलाई के करीब हमला शुरू हो जाएगा, और देखिए हमने कल बातचीत की और आज ये हमला शुरू हो गया। अव्वल तो आप ये कह रहे थे कि अभी ऐसे मौके पर इजराइल और अमेरिका हमला नहीं करेगा क्योंकि वहां पर खामनेई की अंतिम यात्रा चल रही है। हाँ विवेक जी नमस्कार। मेरा यह कहना था कि वहां अंतिम यात्रा के अंदर कोई आक्रमण नहीं होगा, अंतिम यात्रा के ऊपर युद्ध। तो मैं विवेक जी, आपको याद हो आपके चैनल पे और विभिन्न चैनलों पे मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये युद्ध टल नहीं सकता है। जिस तरह की ये सैन्य शासन है, वहां जिस तरह का रिजिम है ईरान में, और फॉल्ट लाइंस अमेरिका के पास भी है, काफी दोनों तरफ फॉल्ट लाइंस है, और वे फॉल्ट लाइंस इतने डीप हैं कि ये युद्ध टाला नहीं जा सकता है। मैं शुरू से कह रहा हूं ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये सिर्फ टाइम बाइंग एक टैक्टिक्स थी ट्रंप की। ये मैं बोल रहा था शुरू से ही, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस और भी उनके वेपन्स जो नए नए उन्होंने बनाए हैं वो अभी डिप्लॉयड नहीं हुए थे। अभी भी डिप्लॉयमेंट जस्ट कंप्लीट हो रही है, अभी भी पूरे तरह से हुए नहीं है। मिडिल ईस्ट में नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत नए नए भेजे जा रहा है, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पैट्रियट भेजे गया है, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ उनका जो PSE-3 है, हार्ड है, उनके पास इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रडार भेजा गया है, वहां पर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लेजर गाइडेड एंटी मिसाइल एक वेपन भेजा गया है। तो ये सब चीजें भेजी गई हैं, लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूं विवेक जी कि अमेरिका फुल स्केल एस्केलेशन के लिए अभी भी तैयार है कि नहीं, मुझे इसमें भी शक है। क्योंकि आप देखिए ज्यादातर आक्रमण जो हुए थे, वो जो 80 क्षेत्रों में आक्रमण हुआ है उसमें ज्यादातर तटीय क्षेत्र थे। लेकिन ये युद्ध तो होना है और इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जिस तरह का अड़ियल रवैया है, और मेरे हिसाब से ईरान गलती कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिला था इस MOU के द्वारा, एक्सेप्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर थोड़ा पेच फंसा हुआ था। बाकी सब जगह ईरान को काफी अच्छी डील मिल रही थी MOU के द्वारा। तो मेरे हिसाब से ये मेरी अपनी राय है कि चूंकि देखिए उसने एनरिच यूरेनियम भी उसको जबरदस्ती सौंपना नहीं पड़ा किसी को, उस पर भी बात ये होगी कि ठीक है इस पर बाद में बातचीत किया जाएगा। उसको पूरे उसके सीज फंड रिलीज हो रहे थे, उसको तेल का व्यापार करने के लिए छूट दे दी गई थी दुनिया में, उसको उसके जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो हटा दिया जा रहा था, बहुत सारे बेनिफिट थे। प्लस उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन की बात हो रही थी कि विभिन्न देशों से जुगाड़ करके वहां लगाया जाएगा। तो ईरान को हर एक्सेप्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान अड़ गया कि नहीं हम इसको अपने अंदर रखेंगे ही, ये एक बहुत ही अच्छा डील था ईरान के लिए। और ये मेरे ख्याल से बेवजह अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आक्रमण करके टैंकर्स पे ईरान जो है वो आत्मघाती कदम उठा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो सबसे जो नैरो पैसेज है उसकी करीब 23 से 24 माइल की चौड़ाई है। एज पर इंटरनेशनल लॉ भी अगर हम बात करें तो आधा यानी 12 मील के आसपास का क्षेत्र बनता है ईरान का, 12 मील बनता है ओमान का। ओमान को ईरान ने कोशिश किया अपने साथ लाने के लिए, जब वो नहीं ला पाया, अगर ओमान के साथ सेंटकॉम US की नेवी काम कर रही है या ब्रिटेन और फ्रांस की भी नेवी काम कर रही थी, उन्होंने बोला था कि वो वहां जाना चाहते हैं माइंस हटाने के लिए और उस पैसेज को क्लियर करना चाहते हैं। तो ओमान के तटीय क्षेत्र पर कोई भी जहाज आ जा रहा है तो उस पर ईरान का आक्रमण
का कोई औचित्य नहीं नहीं सर, ये बनता भी है। सवाल ये भी है सवाल ये भी है, क्या 2 जहाजों पर हमला ईरान ने किया? ईरान जब शोक मना रहा है, कह रहे कि भाई आप इस इलाके से मत निकले, इमरान खोकर हमारे साथ है। क्या इमरान खोकर जी, क्या ईरान ने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी? या फिर अगर अपॉर्चुनिटी लूज नहीं की है तो क्या वो हमला जो है 2 जहाजों पर ईरान ने किया? अगर नहीं किया तो क्या अमेरिका ने हमला करके इस जंग की शुरुआत की? और क्या ईरान ऐसे समय में हमला कर सकता है जब वो अपने सबसे लोकप्रिय लीडर को अंतिम विदाई दे रहा हो और पूरा ईरान उस पर शोक मना रहा हो, इंक्लूडिंग 80-90s कंट्रीज? ठीक है विवेक भाई, सबसे पहले तो तमाम मेरे एलिट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज़ और जय हिंद। आपके सवाल में ही सर आपने जवाब दे दिया। मुझे क्या बताने की जरूरत है सर, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के अंदर उनके सुप्रीम लीडर का जो फ्यूनरल का प्रोग्राम चल रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल वहां पर है, पूरी दुनिया के लोग वहां मौजूद है। क्या ईरान के अंदर क्या इतना भी दिमाग नहीं है कि वो अपना ध्यान पूरा उस फ्यूनरल में लगाएगा कि वहां पर 2 जहाजों को रोकने नहीं, और के लिए दुनिया जाएगा? भर के डेलीगेशन है तो क्या वो खतरा मोल लेगा कि भाई अपना सिर तो फंसाए दुनिया भर के लीडर्स का सिर फंसा दे इसमें? देखिए, कुल मिलाकर विवेक भाई, ये जो अमेरिकी और इजरायली ये इतने चालाक लोग हैं कि इनका लड़ाई के अलावा इनकी खुराक की लड़ाई है, इनकी खुराक की बम है, इनकी खुराक की बारूद है, इनकी खुराक की लोगों को मारना है। इनके अलावा अगर ये वॉर मॉन्गरर हैं, ये अगर लड़ाइयां नहीं करेंगे तो इनके वॉर, जिनकी जो हथियार की लॉबी है वो कहां जाएगी? इनके पीछे जो वर्ल्ड इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाले लोग कहां जाएंगे? कुल मिलाकर एक पेडोफाइल और एक सनकी आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति बना के पूरी दुनिया को आज लड़ाई के मुहाने पर, वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे भेज दिया है। भाई अगर ईरान को लड़ना होता तो वो खामनेई साहब के फ्यूनरल के बाद लड़ता। अगर उसको वापस से युद्ध शुरू करना होता तो वो आराम से खामनेई साहब का फ्यूनरल हो जाता, लड़ाई शुरू हो जाती, लड़ लेते। कौन बेवकूफ है कि अपने घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा प्रोसेशन है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, वो लड़ाई करने जाएगा? कुल मिलाकर ये सब CIA की और मोसाद की चाल है कि किस तरीके से ऐसे क्रिटिकल माहौल के अंदर ईरान को फिर से घसीटा जाए। और क्या सबूत है इस बात का कि उन 2 ऑयल टैंकर के ऊपर ईरान ने हमला किया? अपनी मर्जी से आप बात कर लेंगे, अपने खुद के ऊपर हमला करके दूसरों के पड़ोसी के ऊपर आप इल्जाम लगा देंगे कि मुझे पड़ोसी ने मारा, जबकि आपने खुद ने अपने ऊपर हमला कर लिया हो। पूरी की पूरी बात जो हम पिछले 3-4 महीने से समझ रहे थे, ये मोसाद और CIA की स्क्रिप्ट है, ये कह रहे हैं आप। ठीक है संजय कुलकर्णी सर, क्या यह मुमकिन है कि अपने घर में मेहमानों को बुलाकर और फिर वो देश लफड़ा मोल ले? और जब पता है कि अगर हमने हमला किया ऑयल टैंकर पर तो जवाब आएगा अमेरिका की तरफ से, अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। विवेक जय हिंद, मेरे को जय हिंद सर। को जय हिंद। इमरान साहब जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो तथ्य है, क्योंकि मेरी सहानुभूति ईरान के साथ थी और आज भी है। क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने अपने आप को मजबूत बनाया और जिस प्रकार से ईरान ने साबित किया कि वाकई वो कितना भी मुल्क स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो कम से कम अपने पांव पर खड़ा है और पूरा ईरान अपने झंडे के नीचे खड़ा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात कहूंगा कि ईरान के बीच मुझे लगता है कहीं ना कहीं IRGC और जो बाकी है उसके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। यही कारण हो सकता है, नहीं तो ईरान इस तरह के कदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं उठा सकता। 3 ऑयल टैंकर्स को मारना इस वक्त जब कि करबला में आज खमेनी साहब का फ्यूनरल का जो प्रोसेशन है करबला में है और कल अंतिम दिन है। ऐसे इसमें अगर ईरान ने इस तरह की गलती की है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे साथ MOU और जो कुछ भी हुआ है, 5 उंगलियां ईरान की घी में थी। सब कोई कह रहा था कि अमेरिका ने सरेंडर किया क्योंकि ईरान ने अपने आप को साबित किया कि ईरान कमजोर नहीं है, ईरान जो चाहता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करने में भी ईरान काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। इतना सब कुछ होने के बाद जिस प्रकार से ईरान ने ये गलती की, इसमें कोई शक नहीं, ये गलती हुई। क्योंकि ये जो 3 जहाज है जिसमें इससे पहले भारत का जहाज को जिस प्रकार से ओमानी इसके तट से वापस भेजा गया और उसके बाद इन 3 जहाजों को मारा गया और ध्वस्त किया गया, ये साफ दर्शाता है ये कहीं ना कहीं IRGC, क्योंकि वाहिदी जो IRGC के कमांडर हैं वो पहले भी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले भी वो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हें सब कुछ कूटनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और IRGC के कमांडर होने के नाते, क्योंकि सुलेमानी के बाद जिस प्रकार से इन्होंने पूरा का पूरा कमान संभाला है, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ईरान ने इस बार गलती की है और शायद ईरान को इस गलती को अब
वाकई कोई शक नहीं कि नेटो की धरती के ऊपर अगर ट्रंप इस तरह का बयान कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही सनकी क्यों ना हो, कितने ही किसी प्रकार से बयानबाजी क्यों ना करते हो। नहीं सर, ये भी तो लापरवाही है कि जब ईरान में इतने डेलीगेशन आए हुए हैं, ऐसे समय में हमला करना क्या जरूरी है? आप 2 दिन रुक जाते। 9 तारीख को फाइनल कार्यक्रम है, किसी को कुछ हो गया, किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अमेरिका लेगा? मैं एक सेकंड दीजिएगा, आलोक सर कुछ कहना चाह रहे, फिर हिमांशी जी आपके पास। आलोक जी छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ विवेक जी, इसमें कोई शक नहीं है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वहां पे सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस हैं, आक्रमण कहां से आया है आप रिपोर्ट्स पढ़िए, काफी साफ है कि आक्रमण जो है ईरान की तरफ से हुआ है। और तो और भारतीय जहाज को थ्रेटन किया गया है कि आप वहां से नहीं जाएंगे ओमान की तरफ से, और भारतीय जहाज वहां से लौट गया। तो अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि कौन आक्रमण कर रहा है। ये तो तब की बात है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। उसके पहले की बात जो लाल सागर में हुआ वो हूती विद्रोहियों ने किया। जो 2 बोट्स पर हमला हुआ है ओमान तट की बात, हाँ, ओमान तट पे जो 2 जहाजों पर हमला हुआ वो मिसाइल किधर से आए क्लियर नहीं हो पाया अभी। नहीं विवेक जी, एक भारतीय जहाज ओमान के सी से 12 मील के अंदर में आ रहा था, वो आज की खबर है सर। जब अटैक हो गया तो IRGC ने होर्मुज बंद कर दिया। हिमांशी जी क्या कह रहे हैं इसमें? हिमांशी जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए 4 तारीख को अमेरिका ने अपना फ्रीडम डे मनाया था और उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरा जो घटनाक्रम है उसको अमेरिका की जीत के तौर पे पेश किया था। दूसरी चीज, उनको एक अनप्रेसिडेंटेड हुजूम देखने को मिला है जहां की 1 करोड़ से ज्यादा लोग खामनेई साहब के जनाजे में शामिल हुए हैं, 70 देश, और जिसमें कि सऊदी अरेबिया यानी कि जो इनवाइटेड गेस्ट थे, अनइनवाइटेड गेस्ट थे, वैसे भी पहुंचे हैं। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। अब इसमें एक और चीज है, देखिए जो एक अस्थाई समुद्री मार्ग बनाया गया था, जो IMO और ओमान की खाड़ी के जो खाड़ी में फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए जो बनाया गया था, उसको मानने से ईरान ने साफ इनकार कर दिया था, और जब जहाज वहां से निकले हैं तब उन पे हमला हुआ है। पॉसिबली इट इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पॉसिबली इट इज डन बाय IRGC, वी डोंट नो। लेकिन जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ था, इसको साइन करवाने वाला कौन था? पाकिस्तान और कतर। देखिए ये दोनों ही देश अमेरिका से किसी भी तौर पर ऊपर नहीं है। हम मानते हैं कि कतरी पावरफुल हैं इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस, लेकिन पाकिस्तान तो वही डिक्टेशन ले रहा था जो अमेरिका उसको दे रहा था, और अमेरिका ने ये टाइम बाय किया है। और कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के बीच में खामेनेई साहब की जो ये इनका जो डेथ का जो पूरा फंक्शन है उसको लेके कोई समझौता हुआ होगा, और इसीलिए शायद इतने लंबे समय तक वहां पर इतने देशों के लोग जा पाए। लेकिन देखिए जब इतना बड़ा ऐतिहासिक एक समारोह हो रहा है जिसमें हो सकता है अमेरिका को ये आंख में चुभा हो कि इतने सारे लोग क्या अमेरिका से अब भी नहीं डर रहे हैं जब युद्ध की विभीषिका खत्म नहीं हुई है, ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटका हो। दूसरा, जो हिजबुल्ला है उस पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जबकि ये भी एक शर्त ईरान की तरफ से रखी गई थी कि जो भी उनके प्रॉक्सीज हैं उन पे हमला नहीं किया जाएगा। तो जब बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसमें एक और चीज नजर आती है कि ईरान इस समय बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि उसको अमेरिका अभी तक झुका नहीं पाया है। तो अब जो हमें देखना है वो ये देखना है कि क्या आज रात को और भीषण अटैक होंगे, क्या इजराइल अब इसमें हमला करेगा? क्योंकि मार्क रूटे का जो आज बयान आया है उसमें कहा है कि जो भी अमेरिका कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो भी एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी ओवर कॉन्फिडेंट है। और मार्क रूटे ने यह भी कहा कि 5000 जहाज भेज रहे हैं हम अमेरिका की सपोर्ट के लिए। देखिए 5000 जहाज भेज रहे हैं या नहीं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ब्रिटेन और फ्रांस इसमें उतर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। उनकी तरफ से माइन स्वीपर्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, गोताखोर भेजे जा रहे हैं। युद्ध को अब जो है पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने से कुछ नहीं रोक सकता है। देखिए मार्केट्स इंटरनेशनली क्रैश हुए हैं, ब्रेंट क्रूड का जो दाम है ऊपर बहुत बुरी तरह से गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व अब इससे जल रहा है। और देखिए यूरोप क्यों उतरना चाह रहा है इसमें, क्योंकि जो फ्लैग इन्फ्लेशन है वो वहां पे बढ़ रहा है। देखिए नौकरियां कम हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, और जब तेल नहीं पहुंचेगा, एनर्जी सप्लाई नहीं होगी, तो वहां पर जो चीजें इसी ईंधन से जलती हैं वो किस तरीके से काम चलेंगी। और अब जो 4-5 महीने से हम लगातार इस तरह की लड़ाई देख रहे हैं, डेफिनेटली एवरीबॉडी इज अफेक्टेड। जी क्या इमरान खोकर जी, क्या ईरान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है जो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी? होर्मुज तो पहले भी खुला हुआ था, खोल देते होर्मुज दोबारा, क्या था इसमें?
देखिए विवेक भाई, हम पिछले कई बार इस तरह के प्रोग्राम में बता चुके हैं कि ये जो डील थी, ये पूरी की पूरी डील ईरान की शर्तों पे थी। एक आध पॉइंट को अगर हम छोड़ दे, जैसा हमारे पुराने एलीट पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि ईरान के बिल्कुल वो कहते ना कि सारी उंगलियां घी कढ़ाई में है, बिल्कुल घी में डूबी हुई है, पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन ईरान के लिए थी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, चाहे कितना भी कम अक्ल इंसान हो, जब उसके घरों के अंदर मेहमान से भरे होते हैं तो वो इस तरह की बेवकूफी नहीं करता है। आपने पहले भी देखा, अरामको के ऊपर हमला हुआ था सऊदी के अंदर, जब उसके पस मंजर में जाया गया तो पता चला कि ये कहीं ना कहीं मोसाद का एक कहीं ना कहीं प्री प्लान अटैक था, जिसको एक भड़काना था। तो कुल मिलाकर आज जो हमारी हिमानी जी ने बताया, बहुत सही बात बताई कि ईरान ने दुनिया के अंदर अपनी प्रेजेंस को, अटेंशन को खींचा है। आज जो इतना सारा जो मॉब आया है उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में, दुनिया के इतने सारे डेलीगेशंस आए हैं, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ईरान पिछले 46 साल से आइसोलेट पड़ा हुआ था, जो सर होर्मुज तो इमरान भाई, होर्मुज तो पहले भी खुला हुआ था। ऐसी क्या से देखे नहीं होर्मुज में हम टैक्स वसूलेंगे ही वसूलेंगे। आपको तमाम सैंक्शंस में रियायतें मिल रही है, दुनिया भर में आप अपना तेल बेच सकते हो, क्या जबरदस्ती आपको फटे में टांग अड़ाने की आवश्यकता है? नहीं, होर्मुज चाहिए, ये क्या जिद है? आप भी थोड़ा, मतलब ईरान के लोग भी थोड़ा सिंसियरिटी दिखाएं, वहां के लीडर्स थोड़ा सिंसियरिटी दिखाएं। होर्मुज पहले भी खुला हो तो वहां से कोई टैक्स नहीं वसूला जा रहा था। देखिए, एमओयू के अंदर जिस दिन एमओयू सिग्नेचर हुआ, उसी पल से ही होर्मुज को ईरान ने ओपन कर दिया था। अब रही बात कुछ कॉम्प्लिकेशंस, अगर वहां बैठते तो वो बातचीत से भी हल हो सकते थे ना। जरूरी नहीं है कि सर हमारा राजीनामा हो तो हम सारी बातों पर मान जाए, और मान के चलिए अगर किसी बात पर निगोशिएशन करना हो तो उस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये क्या तरीका होता है कि आप अपनी तरफ से किसी टैंकर पे हमला भी कर दे और ईरान के ऊपर फिर आप अटैक भी करा दे। वो ठीक है सर, जो होगा देखा जाएगा। आप दुनिया के सुपर पावर है, लड़ेंगे। आप अगर 5 मिसाइल मारेंगे तो हम 2 मिसाइल मारेंगे, आपके अगर 10 मरेंगे, हमारे 100 मरेंगे। आपके अगर हमें IRGC के ऊपर लड़ने का फितूर अगर सवार है तो वो 9 करोड़ लोगों के ऊपर लड़ने का फितूर थोड़ी सवार है। उनके घर है, उनके परिवार, उनके बाल बच्चे हैं। अब जबरदस्ती सबको युद्ध में झोंक दो आप पकड़ के कि नहीं होर्मुज हमारा रहेगा, जबकि होर्मुज हमेशा से खुला हुआ रास्ता रहा है। विवेक भाई जी ठीक है, संजय कुलकर्णी सर छोटा रिएक्शन। देखिए विवेक जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है आज, मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर विश्व भर में एक उथल पुथल होना है। इसमें कोई, अब ट्रंप कैसे भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर इस बार ऐसे लग रहा है कि अमेरिका बहुत सीरियस है। और यही दिक्कत है सर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है कि अमेरिका इस बार डैम सीरियस लग रहा है और पता नहीं इस बार ये सनकपन कहां जाकर रुकेगी। इसी वजह से चिंतित हूं। आपसे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतने वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।